अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। एशिया कप में अपनी बका की जंग पाकिस्तान आज बांग्लादेश से लड़ रहा है। पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला, ओपनिंग जोड़ी फिर नाकाम, बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पाकिस्तान की लड़खड़ाती बैटिंग और परेशान टीम मैनेजमेंट का आज के मस्ट विन मुकाबले में कड़ा इम्तिहान। पंजाब असेंबली के मंजूर करदा तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन बिल पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल के तहफ़्फ़ुज़ात, अरकान बिल को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। काउंसिल के अगले इजलास में बिल का बगौर जायजा लिया जाएगा। और अफगान सूबे नंगरहार के दारुल खिलाफा जलालाबाद एक बार फिर धमाकों से लरज़ उठा। भारतीय काउंसिल खाने पर हमले के दौरान फायरिंग का भी तबादला। दूसरी जानिब पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का मुख्तसर दौरा काबुल, अफगान अमन मुज़ाकरात के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। नाज़रीन, एशिया कप में पाकिस्तान आज एक अहम मस्ट विन मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा है और इस मैच से जो इब्तदाई खबरें अब तक सामने आ रही हैं वो पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए हरगिज़ हौसला अफजा नहीं है। पाकिस्तान ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन हमने देखा कि आज हमारी ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर बुरे तरीके से नाकाम हुई। इस वक्त पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी कुछ ही स्कोर के मजमूए पर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। एक तब्दीली पाकिस्तान में आज ये की गई कि ऑफ स्पिनर मोहम्मद नवाज की जगह ऑलराउंडर अनवर अली को शामिल किया गया। उसके बाद हमने अगली तब्दीली बैटिंग ऑर्डर में देखी, जिसमें हमने देखा कि खुर्रम मंजूर से आज ओपन करवाया गया, लेकिन खुर्रम मंजूर 1 डाउन आकर खेलें या ओपन करें, हमने देखा कि कारकर्दगी और नतीजा 0 ही रहा है। उनकी देखा देखी शर्जील खान, मोहम्मद हफीज़ भी पवेलियन लौट चुके हैं। दूसरी जानिब आज अहम बात यकीनन नाज़रीन पिच भी है जिसका इंतखाब किया गया आज के मैच के लिए, जो कि दीगर पूल मैचेस से हमें मुख्तलिफ नज़र आती है इस हवाले से कि इस पिच पर ग्रास यानी घास मौजूद नहीं है, ये ग्रीन टॉप पिच नहीं है, जिसकी वजह से गुमान किया जा रहा है कि इस पर एक अच्छा टोटल खड़ा किया जा सकता है। पाकिस्तान ये अच्छा टोटल खड़ा करने में किस हद तक कामयाब होगा और बांग्लादेश के खिलाफ क्या टोटल अच्छा टोटल शुमार होगा, और सबसे अहम और चुभता हुआ सवाल कि हमारी बैटिंग लाइन को आखिर हो क्या गया है। वो खौफ जिसका हवाला हेड कोच वकार यूनुस देते दिखाई देते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि टीम के ओपनर में किस किस्म का खौफ मौजूद है दिलों में और इसको कैसे निकाला जाए। आज भी वो खौफ हमें अपने बल्लेबाजों पर हावी नजर आ रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर हैं, साबिक चीफ सेलेक्टर हैं वसीम बारी साहब। बारी साहब, बहुत शुक्रिया। अब सबसे पहले तो फरमाइए कि टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला तो कर लिया पाकिस्तान ने, लेकिन बज़ाहिर समझ नहीं आ रही पाकिस्तान को ये बल्लेबाजी करनी कैसे है। देखिए, अमूमन आपने देखा होगा, आपने कहा कि ये मुख्तलिफ पिच थी तो चले मान लेगी, लेकिन ड्यू फैक्टर भी होता है। जब ड्यू फैक्टर गेंद गीली हो जाती है तो फास्ट बॉलर्स के लिए स्विंग ख़त्म हो जाती है और स्पिनर्स के लिए स्पिन ख़त्म हो जाती है। तो अमूमन आपने देखा होगा, हालांकि विकेट्स वो थोड़ी मुख्तलिफ थी, लेकिन कप्तानों ने टॉस जीत कर बॉलिंग पहले की, क्योंकि ड्राई बॉल पर बॉलिंग करनी आसान है। अगर बैटिंग भी की है तो एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये बड़ा सिंपल गेम है और इसको सिंपल रखना चाहिए। कहा यह जाता है अमूमन कि स्ट्रेटजी ऐसे होनी चाहिए कि पहले 5 ओवर में कंसोलिडेशन, विकेट्स आपको लूज़ नहीं करनी, आपने विकेट्स लूज़ कर दी और जब विकेट्स लूज़ कर देते हो आप पर प्रेशर आ जाता है। 5 से 15 ओवर तक कंसोलिडेशन और उसके बाद 15 ओवर से 20 ओवर एक्सेलरेशन। ये एक सिंपल प्लान T20 में होता है, लेकिन आप ये जब कर सकते हैं जब आपके विकेट्स इन हैंड आपके पास हों। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले 5-6 ओवर में आपको विकेट्स लूज़ नहीं करनी, आप रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करें, रिस्क नहीं लें। रन्स अगर आप कम भी कर दें, अगर विकेट्स इन हैंड हो तो लास्ट 5 ओवर्स में आप एक्सेलरेशन कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में 130-140 टोटल एक अच्छा टोटल होगा, एक चैलेंजिंग टोटल। मैं जीतने वाला टोटल तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक चैलेंजिंग टोटल होगा हमारी बॉलिंग के लिहाज से, अगर हमारी फील्डिंग उसकी मदद करे। तो बारी साहब, कंसोलिडेशन तो हुई नहीं, डेमोलिशन फिलहाल नजर आ रही है। ये स्ट्रेटजी के नकाइस नजर वाजे हो गए हैं या सलाहियत वाजे हो गई है? देखें, बात सारी ये है कि टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट या T20 क्रिकेट किसको कहते हैं? प्रेशर देना और प्रेशर लेना। आप प्रेशर ले लेंगे, आप नॉर्मल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आप प्रेशर अपने आप पर डाल लेंगे तो आप हिम्मत से नहीं खेलेंगे, आप जज्बे से नहीं खेलेंगे। तो इस लेवल पर कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती। आप एक माहौल अच्छा रखें, लोग प्लेयर्स को रिलैक्स करें। ये तो आप नहीं कह सकते इनके पास स्किल और टैलेंट नहीं है, लेकिन आप कोचिंग इस लेवल पर नहीं ज़रूरत। इस लेवल पर ज़रूरत है मैनेजमेंट की, इंटरपर्सनल स्किल्स की, कम्युनिकेशन की
और बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर टीम, बिलीव इन योर एबिलिटी, और आप देखें कि नक्शा बदल जाएगा। तो सर मुझे फिर अब पूछना पड़ेगा, खुर्रम मंजूर जिनकी टीम में अचानक शमूलियत पर इतने सवाल उठे और बज़ाहिर उन्होंने अपनी कारकर्दगी से ये सवालात दुरुस्त, ये खदशात दुरुस्त साबित कर दिए हैं, अब मसला क्या है? वो वन डाउन भी नहीं चले, ओपन भी नहीं कर सके, तो उनको बार बार खिलाया क्यों जा रहा है? ये टीम मैनेजमेंट सेलेक्टर्स के सामने कोई जिद पूरी कर रही है अपनी, क्या हो रहा है? देखें, बात ये है कि स्टिक एंड पिक पॉलिसी सिलेक्शन में होनी चाहिए। सिलेक्शन कभी अहमद शहजाद को खिलाते हैं, कभी हफीज़ को ओपन कराते हैं, कभी ये मंजूर को कराते हैं। तो जब प्लेयर को कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि वो दूसरा मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा, तो आप कैसे कामयाबी ले सकते हैं? मैकलम को देखें, मैकलम ने साउथ अफ्रीका के डिफीट के बाद क्या किया? उसने 15 प्लेयर चुने जो जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट को आगे चला सकें, और फिर उन पर भरोसा किया और उनको लगातार खिलाया, उनको कॉन्फिडेंस दिया। आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम कहाँ है। तरीका एक यही है, पिक एंड स्टिक। आप ऐसे प्लेयरों को खिलाएं जो दलेर हों, जो हिम्मत वाले हों और जो फाइट करते हों। आप उनको अगर मौका देंगे, आप सरफराज से भी वर्ल्ड कप में ओपन करवाई, कैसा सरफराज खेला? सरफराज इतने नीचे जा रहा है कि वो कोई परफॉर्मेंस कर नहीं सक रहा है। तो आपको पहले 4 बैट्समैन ऐसे रखने चाहिए जो मजबूत हों, जो दलेरी से खेलें, क्योंकि खेल पहले 4-5 बैट्समैन का ही होता है। अगर पहले 4-5 बैट्समैन आउट हो जाए तो आप प्रेशर भी हो जाते हैं और बड़ा टोटल नहीं कर सकते। तो बारी साहब, ये 4-5 बल्लेबाज तो लौट चुके हैं, उमर अकमल का हमने क्या करना है? आप जो शिकवा करते हैं कि जी मुझे ऊपर नहीं खिलाया जाता, आज उनको ऊपर खिलाया, फिर वो दगा दे गए हैं, सो क्या करें अब इनका? देखें, अगर आप मुस्तकिल चेंज करते रहेंगे, बैट्समैनों को और प्लेयरों को अपना रोल मालूम होना चाहिए। अगर उनको रोल मालूम होगा तो कॉन्फिडेंस होगा। आप तो अनसेटल्ड साइड लग रहे हैं। मैं तो उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान जीते, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं और हमेशा पाकिस्तान टीम को बैक करूंगा, लेकिन अनसेटल्ड साइड के लिए मुश्किल हो जाता है। अगर आप सेटल्ड साइड हों तो आप कॉन्फिडेंस से बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, फील्डिंग भी करेंगे। ये गेम सिर्फ एक कॉन्फिडेंस का है और कुछ भी नहीं है। तो लेकिन बारी साहब, बुनियादी सवाल है ना, साइट कैसे सेटल होगी जब परफॉर्मेंस ही नहीं होगी? ये तो बराह रास्त ताल्लुक है दोनों का। देखें, वो बात सही है, लेकिन कॉन्फिडेंस होगा तो परफॉर्मेंस होगी ना। अगर आपको ये मालूम होगा कि दूसरा मैच आपने खेलना है या नहीं खेलना, तो आप कैसे परफॉर्मेंस कर सकेंगे? आपको जो भी प्लेयर अवेलेबल है, इनमें से बेस्ट पॉसिबल को चुनें और फिर उनको लगातार खिलाएं। जब आप उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप देखेंगे कि भी परफॉर्मेंस भी वो करेंगे। ये थोड़ी सी डिफरेंट विकेट्स थे। पाकिस्तान मेरे ख्याल रेडी नहीं था इन विकेट्स पर खेलने के लिए, क्योंकि हमारे प्लेयरों की स्किल इतनी मजबूत नहीं है जैसे पुराने प्लेयरों की थी। वो मैनेज कर लेते थे, ये इनको तजर्बा नहीं है ग्रीन विकेट्स पर खेलने का। तो दे वर टेकन बाय सरप्राइज और उनको पता नहीं चला कि इस विकेट्स पर मैनेज कैसे करना है। आपको इन विकेट्स पर ठहरना है, आप इन विकेट्स पर बॉल को बल्ले पर आने देना है, आपको बॉल की तरफ नहीं जाना है। तो आप देख रहे हैं कोहली कैसे खेल रहा है। मेरा मतलब वो बैटिंग विकेट्स इंडिया में होती हैं, वहाँ से आ रहा है, लेकिन उसकी स्किल बड़ी है, उसका टैलेंट बड़ा है। वो बॉल को आने देता है और विकेट पर ठहरता है और सिंगल्स और 2 करता है और प्रेशर नहीं लेता है। लेकिन बारी साहब, शफलिंग भी इतनी ज्यादा कहां हुई है? एक आध स्लॉट पर तो जंग चलती है, अहमद शहजाद नहीं है, शर्जील आ गए, बाकी तो वो खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं तवातुर के साथ। देखिए, नवाज नया खिलाड़ी गया है, मंजूर नया खिलाड़ी गया है, और फिर अनवर अली का भी पता ही नहीं है कि वो खेल रहा है नहीं खेल रहा है। ये पहला मैच वो खेल रहा है। तो 3-4 चेंजेस अगर टीम में हो जाएं तो काफ़ी चेंजेस होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 चेंज या 2 चेंज करते हैं विकेट देखकर, लेकिन अगर आप तब्दीली कर देंगे ज़्यादा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए लोग ये कहते हैं कि सेटल्ड साइड, अगर आपको रिजल्ट्स लेने हैं तो आपको सेटल्ड साइड करनी ज़रूरी है। ठीक है बारी साहब, एक वक्त से ब्रेक मुझे लेने दीजिए, फिर कुछ मजीद बात होगी आज के इस मैच की, पाकिस्तान की टीम में की गई तब्दीली के हवाले से भी, और ये बुनियादी सवाल बारी साहब के सामने रखेंगे कि जब 28 पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हों तो एक अच्छा टोटल इस सूरत हाल में पाकिस्तान किससे शुमार करेगा। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश एशिया कप के दरमियान खेले जाने वाले मैच की, और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ सेलेक्टर वसीम बारी साहब। बारी साहब, ज़रा मुझे फरमाइए, जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तानी टीम की बैटिंग में, ये गुमान क्यों हो रहा है कि मैच शायद टीम हमारी खुदा न खास्ता ड्रेसिंग रूम से ही हार कर आई है? वो खौफ जिसका वकार साहब हवाला दे रहे थे, वो ना सिर्फ आया हुआ है बल्कि बज़ाहिर री एनफोर्स हो गया है।
ग्रीन टॉप पिच हो तो हमारे खिलाड़ियों की टेक्निक की बात होती है। आज तो खैर स्पिनर्स के आगे भी उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। सो ये क्या है, अप्रोच है, टेक्निक है, या खौफ ही है जो हम देख रहे हैं? देखें, ये सारी बात जो टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो सारी बात मैं कह रहा हूँ जज्बे की होती है। अगर आपको ये मालूम है कि आप शायकीन क्रिकेट जो पाकिस्तान में है उनका क्या शौक़ है, कितना पैशन है, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तानी शायकीन हमारे से तवक्को उनकी क्या है, जब हम इस जज्बे से खेलेंगे तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। सारी बात ही जज्बे की है, सारी बात ही हिम्मत की है। टेक्निक वगैरह विव रिचर्ड्स कौन सी टेक्निक से खेलता था, मगर हिम्मत से खेलता था। इसी तरह आप दूसरे प्लेयरों को देख लें कि स्मिथ जो है उसका अपना एक स्टाइल है, मगर उसकी टेक्निक बहुत स्किलफुल नहीं है, लेकिन कामयाब हर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अपने झंडे को हाथ लगा कर जाता है। वो इसलिए जाता है कि उसको रिमाइंड करते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, शायकीन आपसे तवक्को करते हैं। और पाकिस्तान के शायकीन मैं समझता हूँ कि जितना सपोर्ट क्रिकेटर्स को करते हैं इतना किसी स्पोर्ट को नहीं करते। वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप फाइट कर हारें, आप हिम्मत से खेलें, आप फाइट कर हारें। हार जीत तो खेल में होती है, लेकिन सरेंडर नहीं करें। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ जज्बे की बात है, सेल्फ बिलीव की बात है और हिम्मत की बात है। तो सर आप कह रहे थे 140 आज एक फाइटिंग टोटल शुमार होगा, लेकिन कैसे? बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस श्रीलंका को हराकर वैसे ऊपर है, अब उनके जहन में है कि पाकिस्तान को एक साल पहले वाइट वॉश शिकस्त दे चुके हैं। सो बांग्लादेश के लिए 140 टोटल कोई माने रखेगा? देखें, पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक काफ़ी मजबूत है आमिर के आने से, और वो फॉर्म बॉलर हैं और बड़ी अग्रेसिव बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी एक्यूरेट बॉलिंग कर रहे हैं। उसके साथ अनवर अली भी उनके साथ हैं, उनके साथ समी भी हैं, इरफान भी हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की फील्डिंग सपोर्ट करेगी और एग्रेसिव कप्तानी शाहिद अफरीदी करेगा तो 140 जो है वो एक चैलेंजिंग टोटल, मैं ये तो नहीं कह सकता पक्के तरीके से कि ये एक जीत का टोटल होगा, लेकिन एक चैलेंजिंग टोटल होगा। आपने देखा है दूसरी टीमों ने भी, हालांकि विकेट्स डिफरेंट थे, जैसे आपने कहा, मैं ढाका में नहीं हूँ, मीरपुर में नहीं हूँ, लेकिन 140 145 टोटल करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान की बॉलिंग के अटैक के अगेंस्ट, अगर हमारी फील्डिंग भी सपोर्ट करे और शाहिद अफरीदी विकेट्स की कोशिश करें। जब आप विकेट्स लेते हैं तो प्रेशर ऑफ होता है, जब आप विकेट्स नहीं लेते हैं तो रन्स हो जाते हैं। तो हमारा बॉलिंग अटैक आप आमिर का कह रहे हैं, आमिर आप आज उत्सर होंगे जितना वो ग्रास टॉप पिचेस पर रहे, माजी की पिचेस पर रहे। वो बड़े स्किलफुल बॉलर हैं और मोमेंटम और रिदम की बात होती है। अगर बॉलर में रिदम आया हो और मोमेंटम आया हो तो वो कामयाब रहेगा। इन दोनों चीज़ें इस वक्त आमिर में हैं और इरफान भी हैं, समी भी रिदम में गेन कर रहे हैं, तो मैं तो पूरा उम्मीद हूँ। लेकिन एक रीज़नेबल टोटल करना ज़रूरी है बैट्समैनों को, कि बॉलर्स को चांस दिया जाए कि वो इस मैच को बना लें। ठीक है, तो आपको नहीं लगता इस पिच का इंतखाब ही शायद इसलिए किया गया था कि आमिर के जो एक वो लीथल बॉलिंग अटैक है उसको काउंटर किया जा सके? देखें, होम एडवांटेज तो हर टीम लेती है और जायज़ भी है होम एडवांटेज। जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा आज विकेट पर ग्रीनिश टिंज नहीं थी और थोड़ा सा ग्रास भी कम था, वो ज़रूर बिकॉज आमिर जो हैं वो लीथल बॉलर हैं। कोहली ने भी कहा कि वो दुनिया के अच्छे बॉलरों में से हैं, तो थोड़ा सा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने विकेट को शेव ऑफ किया होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका भी तोड़ अच्छे बॉलर में होता है। वो रिवर्स स्विंग कर सकते हैं, वो स्पीड से बीट कर सकते हैं, वो विकेट टू विकेट गेंद से कर सकते हैं, प्लानिंग से अच्छी कर सकते हैं, स्लो बॉल से कर सकते हैं, कटर्स कर सकते हैं। तो बहुत सारी वेरिएशन बॉलर्स के हथियार में होती हैं। मैं समझता हूँ आमिर स्किलफुल है और वो इसको यूज़ ज़रूर करेंगे। और आपको लगता है कि आज अनवर अली की शमूलियत भी मुनासिब फैसला है? देखें, मोहम्मद नवाज की जगह उन्होंने देखें एक डू टू डाई मैच था और दोनों टीमों के लिए मैं समझता हूँ ये सेमीफाइनल है। जो टीम जीतेगी वो फाइनल में आ जाएगी। तो ये सेमीफाइनल मैच में एक नए बॉडी को खिलाना मुनासिब नहीं था। नवाज़ पहली दफ़ा गए हैं टीम में और एशिया कप में एक अहम मैच में अगर वो खेलते तो हो सकता वो कामयाब होते, हो सकता कामयाब नहीं होते। तो पाकिस्तानी टीम ने वो रिस्क नहीं लिया और 4 पेसमैन के साथ
वो इस मैच में गए हैं, हालांकि ग्रीनिश विकेट नहीं थी, लेकिन वो समझते हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो पेस है और स्पिन नहीं है, और स्पिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो शाहिद अफरीदी को भी एक लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए, बैटिंग में भी और बॉलिंग में। आजकल की दुनिया की क्रिकेट में अगर कप्तान लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं करता तो टीम की मैं कता कलामी कर रहा हूँ। आपने अफरीदी साहब का नाम लिया, उनकी मुसलसल कारकर्दगी अच्छी बुरी है, चलें आप तयन कीजिएगा। हमारे सामने जावेद मियांदाद साहब को मैं सुन रहा था, वो तो कहते हैं कैप्टनसी तो छोड़ें, टीम में ही क्यों शामिल हैं अफरीदी साहब? जो खिलाड़ी इतना नाकाबिल भरोसा हो उसे तो टीम में ही नहीं होना चाहिए। सो क्या करेंगे अफरीदी आज? देखें, मैं पहले कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, द पिलर्स ऑफ क्रिकेट की दुनिया में कौन होते हैं? चीफ सिलेक्टर होता है, कोच होता है और कप्तान होता है। अगर वो डिलीवर नहीं कर सकते तो वो क्या करते हैं? वो फैसला ये करते हैं, दे मूव ऑन, फिर वो दूसरों को मौका देते हैं। बिकॉज जिम्मेदारी प्रोफेशनल क्रिकेट में रिजल्ट्स लाने की इन पिलर्स ऑफ क्रिकेट पर ही है। दूसरे लोग जो बोर्ड में हैं वो प्रोफेशनल नहीं है, उनको आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। लेकिन जो क्रिकेटर्स हैं, जो चीफ सिलेक्टर है, जो कोच है, जो कप्तान है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो परफॉर्मेंस अच्छा करें और इस्लाह करें। अगर आप इस्लाह नहीं करेंगे तो आप प्लेयर बन ही नहीं सकते। अगर आप एक गलती करें और दोबारा वही गलती करें और दोबारा फिर वही गलती करें तो आप कभी भी एक अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। अच्छे प्लेयर बनने की निशानी यही है कि आप एक दफ़ा जो गलती करते हैं आप दोबारा वो गलती ना करें, दूसरी गलती करें लेकिन वो गलती ना करें। ठीक है बारी साहब, मैं आखिर में इंतहाई मुख्तसरन अगर आप बताएं, अगर 12 ओवरों में 43 के मजमूए पे 4 खिलाड़ी लौट चुके हैं पवेलियन, तो वो 140 का आप जो टारगेट कह रहे हैं, आप उसको रिवाइज डाउन करना चाहेंगे इस वक्त, या आपको लगता है ये अचीवेबल है, पाकिस्तान बना लेगा इतना? तो देखें, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ और हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करूँगा और हर तरीके से सपोर्ट करूँगा। इवन अगर नामुमकिन हो तो सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मेरा दिल धड़कता है जब पाकिस्तान खेलता है, और क्योंकि हमने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, हमारी पहचान ही पाकिस्तान की वजह से है। तो अगर पाकिस्तान टोटल कम भी करता है फिर भी मैं उसको पॉजिटिवली सपोर्ट करूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंबारी साहब। दिल हम सब का धड़क रहा है। क्रिकेट पाकिस्तान की पसंदीदा यकीनन खेल है, हमारे खिलाड़ियों का भी धड़क रहा है, लेकिन तशवीश ये लाहक हो रही है कि दिल खौफ से कहीं ज़्यादा धड़क ना रहा हो। बहरहाल बारी साहब का मानना ये है कि अगर 140 टारगेट देने में पाकिस्तानी टीम कामयाब होती है तो बांग्लादेश के लिए एक चैलेंजिंग सूरत हाल हो सकती है। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे नाज़रीन। पंजाब असम्बली के मंजूर करदा तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन बिल पर इब्तदाई तौर पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की राय ये है कि पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब असम्बली से गुज़श्ता हफ्ते मंजूर होने वाला तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन बिल आपको इस हवाले से मौज़ूअ बहस बना दिखाई देता है कि मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से इस पर शदीद रद्द अमल आ रहा है। मौलाना फ़ज़लुर रहमान हों जो कि जमीयत उलमाए इस्लाम फ़ज़लुर रहमान ग्रुप के सरबराह हैं, जो कि वक्तन फ़वक्तन तवातुर के साथ इस बिल की मुखालिफत में अपना रद्द अमल दे रहे हैं, या दीगर मजहबी जमातें हों, आपको मजम्मती रद्द अमल इन जमातों की जानिब से इस बिल के हवाले से दिखाई दे रहा है। गो के अभी ये तय होना बाकी है कि इस बिल की अफादियत और फ़ालियत किस कदर होगी, लेकिन रद्द अमल में कमी आपको हरगिज़ मालूम नहीं होगी। आज इसी सिलसिले में जो ताज़ा कड़ी है वो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इब्तदाई रद्द अमल है, जिसके बेशतर अरकान ने इस बिल को इस्लामी तालीमात और नतीजतन पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम करार दिया है, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि अब इस पर बाकायदा गौर करके सिफारिशात दी जाएंगी। इस काउंसिल के चेयरमैन मौलाना शरानी साहब ने आज मीडिया से जब गुफ्तगू की तो हमने देखा उन्होंने 2 कौमी नज़रिए का हवाला दिया, कायद की तकारीर का हवाला दिया, पाकिस्तान की आइन की शिकों का हवाला दिया। इस बिल का बराह रास्त नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें असम्बली और हुक्मरानों की कारकर्दगी पर ताज्जुब होता है। यकीनन नाज़रीन बात ताज्जुब की ही है। ख़वातीन जिनके बज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बिल पास किया गया है वो भी इस वक्त जिस कैफियत का शिकार हैं उसको भी ताज्जुब ही कहा जाएगा, और आम अवामुन्नास मजहबी जमातों के इस रद्दअमल को भी यकीनन ताज्जुब ही की नज़र से देख रही हैं। सो इस ताज्जुब की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हम इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन उलमा काउंसिल हैं और साबिक रुकन हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के मौलाना ताहिर अशरफी साहब। अशरफी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने जो इब्तदाई ऑब्जर्वेशन दी है कि ये बिल आइन और शरीयत से मुतसादिम है, तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन बिल, आपकी इस पर क्या राय है मौलाना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख़्याल है कि ये एक कौंसल की राय नहीं है, मौलाना शरानी की राय है। चूँकि अभी जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक तो ये बिल पेश नहीं हुआ कौंसल में, और अगले इजलास में जैसा कि उन्होंने कहा है वो पेश होगा, उस पर बहस होगी,
फिर देखा जाएगा कौन सी शिक किसकी इस्लाम से मुतसादिम है, कौन सी आइन से मुतसादिम है, कौन सी होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो वो एक मजमूई एतबार से ये कह देना कि ये सारा का सारा गैर इस्लामी है, मैं समझता हूँ कि ये एक राय शेरानी साहब की या उनके एक आध साथी की तो हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कौंसल की मजमूई राय। वैसे भी मेरा ख्याल है कि कौंसल की एक बहुत आधी से ज़्यादा तादाद जो है वो तो इस वक्त रिटायर हो चुकी है। तो जब तक वो नए तो मेंबरान कता कलामी सर, आपने खुद फरमाया, गो कि मैंने फरमाया इब्तदाई रद्द अमल है, बिल की कॉपी उन्होंने हासिल कर ली है, अगले इजलास में गौर करना है। लेकिन जैसा कि आप फरमा रहे हैं अभी गौर नहीं हुआ है मुकम्मल तौर पर और ये राय आ गई है, सो हमें ये क्या बता रहा है कि हतमी राय क्या आएगी काउंसिल की जानिब से? देखिए, अब ये अगर तो नए मेंबरान कौन आते हैं, किस जहन के आते हैं, कौन होते हैं, तो उसी पे बात हो सकती है। जो मौजूदा मेंबरान हैं इनमें से 2-3 तो मेरा ख्याल है ज़रूर इस पे गौर करेंगे। बाकी जो शिरानी साहब कह रहे हैं वो वही कहेंगे जो शिरानी साहब कह रहे हैं। इसलिए नए मेंबरान पर भी इसका बहुत सारा इन्हिसार होगा कि नए मेंबरान जो आ रहे हैं वो क्या ये सलाहियत रखते हैं कि वो अपनी राय दे सकें, या जिस तरह माजी में हम देखते रहे कि जो चेयरमैन साहब ने कहा वही सबकी राय बन गई। तो ये देखना होगा। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल है, मैं चंद मेंबरान के बारे में ये बात जानता हूँ कि वो अपनी राय ज़रूर देंगे, और सारे के सारे जो है बिल को गैर शरई करार देना मेरा ख्याल है वैसे भी फ़िल वक्त दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है औरतों पर तशद्दुद का जो मामला है ये इंतहाई अफसोसनाक भी है और बढ़ भी चुका है। गवर्नमेंट पंजाब को चाहिए था कि वो इस पर उलमा से भी राय लेती, इस पर गौर व फिक्र करती, मुआशरे के हालात भी देखती। कुछ वजाहतें जो अब की जा रही हैं ये अगर पहले हो जाती तो मुमकिन है कि वो शिद्दत मौलाना फजलुर रहमान के रवैये में ना होती जो हम देख रहे हैं, या मालूम नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें अब भी वक्त है कि पंजाब हुकूमत जो है वो उलमा का एक इजलास बुलाए और वहाँ अपने कानूनी माहिरीन को भी बिठाए और शिकवार इस पर बात की जाए। मेरे अपने जो मैंने बिल को देखा है और पढ़ा है, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक 2-4 शिकों के आगे जो कुछ नुकात हैं उन पर एतराज़ात मौजूद हैं, एतराज़ होना चाहिए, लेकिन सारे के सारे बिल को जो है वो यकसर मुस्तरद कर देना मेरा ख्याल है ये बहुत ही जल्दबाजी और चीदा आपके एतराज़ात क्या हैं इस बिल के हवाले से? मैं आपको एक बात अर्ज करूं कि ये जो बनाई गई है मुसालहती कमेटी जो है या जो भी आप उसे नाम दें, इसमें हमने कहा है और पंजाब हुकूमत कहती है इस पर गौर कर सकते हैं कि भाई आप ख़ानदान के अफराद को इसमें शामिल करें कि वो सुलह के लिए किरदार के अदा करें। अगर मियाँ बीवी के दरमियान इस नहज पर लड़ाई पहुँच जाए कि उसमें बैरूनी यानी बाहर से किसी को मुदाखलत की ज़रूरत है। दूसरी ये जो बात है कि खावंद को अगर दोनों के दरमियान लड़ाई इस इंतहा को पहुंच गई तो फिर खावंद 3 दिन जो है वो बाहर रहेगा या उसको बाहर, ये हमारे मुआशरे के हालात के ही ख़िलाफ़ है। जिन लोगों ने ये बिल तैयार किया है, मैं बड़ी माजरत से ये कहूँगा, मैंने कल उनके जो कमेटी के सरबराह हैं उनसे भी ये कहा था कि लगता ये है कि उनको पाकिस्तान की सोसाइटी और मुआशरे और हमारे हालात का इदराक नहीं है। ये तो मुमकिन नहीं है कि आप खामन नाजायज। मुझे सवाल की अगर इजाज़त दीजिए जी मौलाना साहब, मैं मजीद आगे चलने से पहले आपने फरमाया मसालहती कमेटी की जगह ख़ानदान के अफराद को मौका देना चाहिए। तो सर अगर किसी घर में लड़ाई है, बीवी पर तशद्दुद कर रहा है शौहर, तो ख़ानदान को कहने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, ख़ानदान वाले तो देख रहे होते हैं, बज़ाहिर उसका कोई ख़ास फ़ायदा ख़वातीन को मिल नहीं रहा है। तो एक चीज़ जो ऑलरेडी हो रही है उसी पर हम इन्हिसार करें जो कि डिलीवर नहीं कर रही है। देखिए, मैं ये आपने मेरी बात कह दी, जो मेरा मौक़िफ़ है कि इस मुल्क के अंदर हमारा मुआशरा चंद बड़े बड़े घरों को छोड़ दें, डिफेंस और एलीट क्लास के इलाकों को छोड़ दें, आपके यहाँ तो जायज़ शिकायत भी अगर बीवी कर दे आपके वालदैन को, खावन के वालदैन को, तो तब उसकी माफ़ी नहीं होती है। चाहे जाए कि वो अपने वालदैन से जाके कोई शिकायत करे। ये तो हालात हैं और इन हालात के लिए कानून साजी आपने करनी है तो फिर वो कीजिए जिससे घर आबाद हो। आप मुझे बताइए, अगर खावन के ख़िलाफ़ बीवी पुलिस स्टेशन टेलीफोन कर दे, आप देहाती माहौल को और आप मिडिल क्लास और हमारे निचले तबके के माहौल को जानते हैं, क्या उसके बाद वो बीवी आबाद रह सकेगी? कभी नहीं रह सकती।
यहाँ तो वो बेचारी शिकवा कर दे तो बात नहीं रह सकती है। आपके यहाँ सोसाइटी जो है, जो मुआशरा है, वहाँ औरत का जो किरदार है, क्या आपके यहाँ लाखों बच्चियां बगैर जहेज की वजह से घरों में बैठी नहीं है जिनके बाल सफेद हो गए हैं? क्या आपके यहाँ बहू के साथ जो सलूक होता है, बजाय इसके कि हम खवातीन को यह बताएं कि वो इस बिल का सहारा लेंगी, शिकायत करेंगी, उनके हालात मजीद खराब होंगे, इन तशद्दुद पर माइल शौहरों को क्यों ना बताया जाए कि अगर अब तशद्दुद करोगे तो घर से बाहर रहना पड़ेगा। जैसे तुम तशद्दुद करके बेगम को उसके घर भेज देते हो तो शायद अब तुम्हें भी 3 दिन अपने घर वालों के पास जाके रहना पड़ेगा। नहीं, फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसके नतीजे का जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, जज्बाती माहौल तो बहुत हम 1 मिनट में बना सकते हैं, नतायज क्या होंगे? इस मुल्क के अंदर 400% तलाक की शरह गुज़श्ता 2 सालों में बढ़ी है भाई। हमें रियलिटी में जाना चाहिए ना, हकीकत में जाना चाहिए। जुल्म औरत पर होता है, रियलिटी तो ये है कि खवातीन पर तशद्दुद हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जी तशद्दुद को हकीकत मान लें, तस्लीम कर लें। मैं भी ये कह रहा हूं, लेकिन उस तशद्दुद के जवाब में अब एक वो मार भी खा रही है, दूसरा उसका घर भी बर्बाद हो जाए, वो बेचारी तलाक लेके घर में आ जाए। कम से कम कोई रास्ता ऐसा निकालें कि तशद्दुद को रोके, उसका घर बर्बाद होने से ना रोके। साहब, आप ये कह रहे हैं तशद्दुद जारी रह सकता है, मार जारी रह सकती है, घर को कायम रहना चाहिए, ये असल मकसद है, मंजूर नजर? बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूं उस तशद्दुद को भी रोकना है, उसके घर को भी आबाद रखना है। हमें ऐसा रास्ता निकालना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि कुरान और मौलाना ताहिर रफी साहब हमसे बात कर रहे थे और वो ये निभा रहे थे कि उलमा को शामिल बहस अगर किया जाए, पंजाब हुकूमत अगर ये इस बात को यकीनी बनाए कि उलमा की राय में चंद कम अज़ कम जो शिकें हैं इस बिल की उसमें तरमीम कर ली जाए तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। बहरहाल पाकिस्तान में ख़वातीन को तशद्दुद से बचाने के लिए बहुत से इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे नाज़रीन। अफ़गानिस्तान में जलालाबाद में आज भी भारतीय काउंसिल खाने पर हमला हुआ है, इसका पस मंज़र और मुहर्रिकात क्या हैं, कुछ इस पर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। आज अफ़गानिस्तान में जलालाबाद में एक बार फिर भारतीय काउंसिल खाने पर हमला किया गया। इस दौरान धमाके भी हुए, फायरिंग का तबादला भी हुआ। खुशकिस्मती से अब तक के इत्तलात के मुताबिक इसमें कोई शख्स जान बहक नहीं हुआ, कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ है। और इस वाक़े का यकीनन नाज़रीन एक पस मंज़र भी है। हमारे इल्म में है कि 4 फरीकी जो एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप है अफ़गान अमन मुज़ाकरात के हवाले से, उसके ताज़ा तरीन एलामिया के मुताबिक इसी माह पाकिस्तान ने इस अफ़गान अमल की पाकिस्तान में ही मेज़बानी भी करनी है। दूसरी जानिब कुछ शराइत के हवाले से अफ़गानिस्तान से खबरें आ रही हैं कि बज़ाहिर जिनको देखकर ये लगता है कि तालिबान की शराइत के आगे अफ़गान हुकूमत कुछ नरम पड़ रही है। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद। रहीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज ये जो जलालाबाद में हमला हुआ है, जाहिर बात है मौजूदा तनाज़ुर में कोई ये नई खबर मालूम नहीं होती है, मगर इस मरहले पर इस तरह की कार्रवाई क्या पैगाम है और ये किसके लिए है? जी बिल्कुल, वैसे तो जो भी इंडियन एम्बेसी है काबुल में या उनके सफारत खाने हैं, वहाँ पर पहले भी हमले हुए और जलालाबाद में तो इससे पहले भी इंडियन कौंसुलेट के ऊपर हमला हो चुका है, पाकिस्तानी कौंसुलेट के ऊपर भी हुआ है। और एक जो हमला हुआ था तो उसकी तो जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। दाइश का काफ़ी असर है निंगरहार के सूबे में, जिसका मरकजी शहर जलालाबाद है। अब ये इंडिया के कौंसुलेट के ऊपर हमला होगा तो जाहिर है ये एक शक होगा पाकिस्तान के ऊपर, या मुमकिन है इल्ज़ाम भी लग जाए। अफगान इंटेलिजेंस या इंडिया वो कहेंगे इसमें पाकिस्तान का हाथ है या पाकिस्तान ने करवाया है, तो वो फिर पाकिस्तान की पोजीशन को इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ख़राब करना है। मेरे ख्याल में अब ये है कि अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है और अमरीकी भी वहाँ पर मौजूद है कि वो इसकी सही तहकीकात करें और मामले की तह तक पहुँचे, वरना इस तरह की बदगुमानियाँ होंगी, इल्ज़ाम तराशियाँ होंगी, तो फिर तो काफ़ी मुश्किल पेश आएगी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान चाहे कितनी भी वजाहतें करे, लेकिन फिर वो काबुल में, दिल्ली में इस तरह का एक माइंडसेट भी है पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान का इसमें कलीदी किरदार है अमन मुज़ाकरात करवाने के लिए, और पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है उसको नाकाम बनाने की कोशिश होगी। हम बार बार कहते हैं कि स्पॉयलर्स हैं। एक तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, काफ़ी अलकायदा है, दाइश है, पाकिस्तानी तालिबान है, वो नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात हों। फिर
स्पॉयलर्स में कुछ और भी कुव्वतें हैं, तो मेरे ख्याल में इनकी तरफ काफ़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। रहीमुल्लाह साहब, मुझे अगर आप ये फरमाएं, इस वक्त अफगान हुकूमत क्या सोच रही है? जो अखबारी खबरें हैं, कुतुबुद्दीन हिलाल साहब जो कि मुशीर हैं अशरफ गनी साहब के अमन से मुतल्लिक उमूर पर, वो फरमाते हैं कि बाकी मुतालबात तालिबान के मंजूर किए जा सकते हैं, सिर्फ जो अबूरी हुकूमत की शर्त है उससे वो दस्तबरदार हो जाएं। ये लचक और नरमी का मुजाहरा है अफगान हुकूमत की जानिब से? पहली बात तो ये है कि कुतुबुद्दीन हिलाल इतने अहम नहीं है अफगानिस्तान में। वो गुलबद्दीन हिकमतयार के नायब थे और वो हिज़्ब इस्लामी के बड़े करीब रहे हैं। लेकिन ये है कि अशरफ गनी के और डॉक्टर अब्दुल्ला के बेशुमार मुशीर हैं और मैं समझता हूँ कि इतनी इनकी अहमियत नहीं है। असल में वो अफगान हुकूमत एक मखलूत हुकूमत है। वहाँ पर भी इख्तिलाफ राय है कि तालिबान क्या दे सकते हैं, तालिबान को क्या देंगे, तालिबान से क्या मुतालबात होंगे। तो इसके ऊपर ज़रा इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये अफगान हुकूमत जो है उसकी राय क्या है, वो तालिबान को क्या ऑफर करेगी और तालिबान किस बात के ऊपर राजी हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये गिव एंड टेक तो होगा। बातचीत के ऊपर रजामंदी जो है ये इस बात को मानना है कि वो कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद के ऊपर फैसला गिव एंड टेक होगा। हैं। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब फरमा रहे थे गिव एंड बातचीत के अमल के लिए ज़रूरी होगा। आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी काबुल में मौजूद थे मुख्तसरन। वहाँ उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई है कि इस अमन अमल को लेकर हर किस्म का ताउन यकीनी बनाया जाएगा। और पाकिस्तान की जानिब यकीनन इस वक्त अफगानिस्तान देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके पहले राउंड की मेज़बानी अनकरीब करना है। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।